हेलो दोस्तों, मैं हेमचंद आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है गोली दर्पण। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं देखिए इस टाइम रात में 3 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो शेयर ज़रूर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आगे वीडियो और बना सकूँ। ठीक है, चलिए अब आप कॉपी कलम बुक साथ में निकाल लीजिए और बैठ जाइए, शांति से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जितना मैं बोलूँगा उतना लिखते चलिएगा। ठीक है, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? हमने बताया था आपको कि जब कोई खोखला कांच हो, क्या हो? खोखला कांच। जब किसी खोखले कांच को काट दिया जाता है, जब किसी खोखले कांच को इस तरह से काट दिया जाता है और वह इस तरह से कुछ बन जाता है। जब किसी खोखले कांच को काट दिया जाता है और उसके एक भाग को पेंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पेंट, है ना? जैसे पेंटिंग कर दिया जाए भाई, इस तरह से एक ही भाग पेंट करना है, चाहे अंदर का करिए चाहे बाहर का करिए, है ना? तो जब पेंट कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं, किसी एक को बोलिए, दोनों में अलग अलग इनका नाम है, अभी आगे बताएंगे। तो गोली दर्पण कहते हैं जब किसी खोखले कांच को काट दिया जाता है और काटने के बाद एक भाग को पेंट कर दिया जाता है या कलई कर दी जाती है, तो उसको हम गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण की परिभाषा में लिख लीजिएगा। चलिए आगे है। अब इसी गोली दर्पण को 2 भागों में बांटा गया। अब देखिए हम बताते हैं। ठीक है, अब एक गोली दर्पण जो है ना भाई मेरे साथी, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ध्यान से देखिएगा मित्रों। और एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। चलिए, कौन सा इसमें से अवतल है, कौन सा उत्तल है? जब कुछ लोगों को समस्या अगर हो उत्तल और अवतल को याद करने में, तो ध्यान से ये देख लीजिए, शब्द को पकड़िए और अपने आप याद हो जाएगा। हमने क्या किया, जब खोखले कांच को काटा है ना, तो 2 भाग हुए। एक भाग का ऊपरी वाला हिस्सा और एक भाग के अंदर वाले हिस्से को पेंट कर दिया। ठीक है, चलिए तो अवतल, जिसका तल अव माने दबा हुआ, एक ही याद कर लीजिए। उत्तल, उत्तल माने उठा हुआ, उ माने उठा हुआ, उत्तल माने उठा हुआ। तो जिसका परावर्तन तल उठे तल से हो, उठे तल कौन है? उठा वाला तल कौन है? देखिए, उठे परावर्तन का मतलब ये हुआ जब प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के वापस जाएगी, किस तल से? उठे हुए तल से। तो उठा हुआ तल कौन सा होगा? ये उठा हुआ तल है। तो हमने तो अंदर वाला तल पेंट किया ना, ये उठा हुआ तल है। जो तल उभरा हुआ हो उसको हम उत्तल दर्पण का नाम देते हैं। अवतल माने एक याद कर लिया तो एक आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा है आपका
जिसका परावर्तन दबे हुए तल, ये देखिए दबा हुआ है ना, उभरा हुआ नहीं है, इसका अंदर वाला जो क्या है, अंदर वाला दबा हुआ तल है, इसको हम कहते हैं अवतल। तो गोली दर्पण वह गोली दर्पण जिसका जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन की क्रियाएं होती है, परावर्तन की घटना होती है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और परावर्तन की घटना जिसमें दबे हुए तल से होती है उसको हम अवतल कहते हैं। उत्तल माने उठा हुआ, और ये हमारा उत्तल है। चलिए अब हमको इसमें क्या पढ़ना है, उत्तल दर्पण में भैया आइए, उत्तल दर्पण के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। कुछ दो प्रकार के होते हैं, इसको लिखते चलिएगा, है ना। हाँ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या पढ़ेंगे, कुछ चीजें हैं, जैसे ये है हमारा उत्तल दर्पण, और अब इस उत्तल दर्पण पे ये है, हाँ, ये जो बिंदु दिख रही है आपको, इसको कहते हैं अंग्रेजी में पोल। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पोल, और हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। बाबू मेरे ध्यान से देखिएगा, सबकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी अब, है ना। एक बार ध्यान से देख लिए तो परिभाषा जिंदगी भर नहीं भूलने वाली। ध्रुव, और ये जो रेखा दिख रही है आपको, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं। समझ में बात आई, एकदम समझ में आएगी, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो खूब समझ में आएगा भाई, है ना। चलिए ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव। अब जो ये प्रकाश की किरण इधर से आके टकराएगी यहाँ पे, तो टकराएगी तो फिर कहाँ जाएगी, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, जैसे जिस स्थिति, जैसे भी टकराएगी। जैसे का मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर किरण जिस स्थान पे टकराएगी उसी स्थान के अनुसार घूम जाएगी दूसरी दिशा में। अब मैं कहूँ किरण यहाँ पे टकराएगी, है ना, तो यहाँ घूम के थोड़ी ना आएगी। अब यहाँ भाई मुड़ी हुई स्थिति, तो यहाँ पे इसकी ये है, अगर यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ नहीं आएगी ना, अब ये तो घूम के इधर जाएगी ना। तो परावर्तक तल पे जिस भी स्थान पे टकराएगी, स्थान के अनुसार वो उसी दिशा में घूम जाएगी। चलिए ये तो बात ठीक है। अब हमको पढ़ना क्या है, ये है आपका परावर्तक तल, ये जो दिख रहा है ये है परावर्तक तल, परावर्तक तल। अब देखिए एक चीज, एक होती है, आपको बता दें कि एक तो मुख्य अक्ष हो गया, एक ध्रुव हो गया, एक परावर्तक तल हो गया, और एक होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है भाइयों, वक्रता केंद्र होता है। एक होती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होती है। अब ये सब कुछ बताएंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, है ना बाबू। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, परावर्तक तल किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, सबकी परिभाषा लिखाएंगे। लिखते चलिएगा, बस ध्यान से लिखते चलिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा अगर अच्छा लग जाए तो। चलिए हाँ, तो अब ये बताइए, जैसे ये हमने खोखला कांच काट के आपको दिखाया था, इस तरह से दिखाया था ना। जब खोखले कांच को हम काटे होंगे तो कुछ ये वाला भाग आपको इस तरह से मिल गया होगा, ये ऐसे, है कि नहीं। बस हमने क्या किया, इसको काट करके इसी को पेंट कर दिया, ये उत्तल हो गया। अगर हम इसी जो कटा हुआ ये भाग है, इसी को थोड़ा सा हम बढ़ा दें, कल्पना कर लें कि कुछ ऐसे होगा, बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया।
ध्यान से देखते रहिए, खूब समझ में आएगा। ये मान लीजिए एक गोला खोखला कांच था और इसी खोखले कांच से हमने क्या किया था, इसको काटा हुआ था। अच्छा, अब अपने अपने दिमाग में सभी लोग एक फुटबॉल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? फुटबॉल भाई। अरे वही वही, हाँ, जो पैरों से मारते हैं। हाँ हाँ, समझ रहे? अरे मार के डका देते हैं भैया, वही तो। चलिए, हाँ, ले लिए होंगे फुटबॉल। अब सोचिए कि ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल के मध्य में एक बिंदु होगा, एकदम केंद्र में, है ना, यहाँ पे हुआ। हाँ, पकड़ लिए होंगे हमको लगता है। फुटबॉल के बीच में जाइए, अपना दिमाग फुटबॉल के अंदर ले जाइए, एकदम वहाँ बीच में, मध्य में। हाँ, जो बिंदु होगा, वो बिंदु जो होगा, उसी बिंदु को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। कहेंगे कांच के खोखले गोले, ये कांच का खोखला गोला ही तो था। कांच के खोखले गोले का केंद्र, कांच के खोखले गोले का केंद्र ही उत्तल या अवतल, या कह सकते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? वक्रता केंद्र। चलिए वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। अब अपने दिमाग को उस खोखले कांच के या खोखले गोले के या उस फुटबॉल की बात कर लीजिए। जो फुटबॉल है, उस फुटबॉल के उसी बिंदु पर फिर दिमाग ले जाइए, अंदर घुस जाइए एकदम बढ़िया से। हाँ, तो उस दिमाग वहां तक पहुंच गए। वहां से लेके, उस बिंदु से लेके अब फुटबॉल के सतह तक आइए। एक लाइन आ रही है, देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक। तो कांच का जो खोखला गोला है, इस खोखले गोले की ये जो त्रिज्या दिख रही है, इसी को हम गोलीय दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। ये कांच की तो त्रिज्या है, फुटबॉल की ये त्रिज्या है, लेकिन इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक, हाँ, तो कहेंगे खोखले कांच की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ रहे हैं? एकदम छोड़िएगा मत, पकड़े रहिएगा बाबू मेरे। और तो कुछ बच नहीं रहा। एक चीज और है, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। चलिए हेडिंग डालिए, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। पहले वक्रता केंद्र हेडिंग डालिए। चलिए लिखिए वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कन्वर्सन, कर्वेचर, अंग्रेजी में लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखिए वक्रता केंद्र हो गया। चलिए, खोखले कांच का केंद्र, खोखले कांच का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ऐसे लिखिए, ये दूसरे तरीके से लिख लीजिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच का भाग होता है, उस खोखले कांच के केंद्र को, उस खोखले कांच के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। चलिए वक्रता त्रिज्या हेडिंग डालिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच का भाग होता है, उस खोखले कांच की त्रिज्या को, उस खोखले कांच की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, हमको समझ में आ रहा होगा कि आप लिख लिए होंगे।
थोड़ा सा हम अपनी वीडियो को देख लें सही चल रही है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। अब हेडिंग डालिए मुख्य अक्ष, लिखिए मुख्य अक्ष में लिखिए वह रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव, वह रेखा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, या ऐसे भी लिख लीजिए कि जो रेखा गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाती है या गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे ध्रुव हेडिंग डालिए, लिखिए ध्रुव या पोल, है ना। तो ये हो जाएगा, लिखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये देखिए क्या है, परावर्तक तल है। ये गोलीय दर्पण यहाँ से यहाँ तक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब मेरे लिख लीजिए, ये मध्य बिंदु है, एकदम बीचों बीच रहेगा ये ध्रुव। ठीक, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। हो गया। आगे लिखिए, हेडिंग डालिए परावर्तक तल, लिखिए प्रकाश की किरणों का जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। प्रकाश, देखिए भाई, प्रकाश आ रहा है, फिर टकराने के बाद इधर लौट जा रहा है, इसी परावर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे प्रकाश की किरणों का परावर्तन जिस पृष्ठ से होता है या जिस पृष्ठ से टकराने के बाद होता है उस पृष्ठ को परावर्तक तल कहते हैं। जो जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखिए, एग्जाम में जाके ऐसे ही लिखना है आपको, अपने मन से कुछ मत करिएगा। हाँ, अपने मन से अगर और बढ़िया बनाना है तो और बढ़िया बनाइएगा, ठीक। लेकिन जो शब्द हम बता रहे हैं ऐसे लिखना, ठीक, बोर्ड में। आगे चलिए भाई, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य अक्ष भी हो गया आपका, दर्पण का द्वारा। चलिए भाई, एक आता है द्वारक। तो द्वारक किसको कहेंगे? द्वारक, द्वारक का मतलब द्वार, जितना आप समझ सकते हैं वही समझ लीजिए। द्वारक का मतलब होता है, एक तरह समझ लीजिए घर का द्वार। तो ये मान लीजिए हमारा ये दर्पण है और ये समझ लीजिए इसका द्वार है, ये वाली है ना, द्वार घर का दरवाजा समझ लीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, द्वार है, द्वारक बोलते हैं इसको। तो परिभाषा लिखेंगे दर्पण का द्वारक में, क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के, है ना, गोलीय दर्पण के हाँ ये देखिए परावर्तक तल, देखिए परावर्तक तल यहाँ से लेके ये आपका ये यहाँ तक परावर्तक तल है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, व्यास क्या है भाई? व्यास, यही तो है व्यास। गोलीय दर्पण के परावर्तक
तल, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। लिख लीजिए ऐसे ही। अब चलिए बाबू, मुख्य फोकस। हम मुख्य फोकस, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अब मैं कभी कभी इस तरह से बना दे रहा हूँ तो कभी कभी इस तरह से बना दे रहा हूँ। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है ना। किसी को भी बना के समझ सकते हैं। चलिए, बस फर्क इतना है कि एक में प्रतीत होती है और एक में बनती है वास्तव में। चलिए, तो क्या करना है? हाँ, ये हो गया हमारा ध्रुव। ये हो गया मुख्य अक्ष। चलिए, ये हो गया द्वारक। और थोड़ा सा, अच्छा एक मिनट, इसको हम यहाँ बना देते हैं। दोनों इसी लगे समझाते चले। एक अवतल बना दें, एक उत्तल बना दें। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। जिस दर्पण के दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। चलिए मेरे भाई, अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु ध्रुव दिख रही है आपको। अब देखिए, परावर्तक तल बना है इधर, तो परावर्तन होगा इधर से ही ना। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई वस्तु रख दिया, ऐसे प्रकाश की किरण इधर से आ रही है। जब प्रकाश की किरण आती है और टकराने के बाद क्या करती है, जिस एक, ये देखिए, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरेगी, है ना बाबू। इधर से आएगी तो टकराने के बाद भी यहीं से गुजरेगी, ऐसे ही गुजरेगी। ठीक, ये भी यही काम इसका है, ये भी ऐसे ही काम है। ये जा रही है, फिर ये वापस आ रही है, ये वापस आ रही है, फिर ये भी आपकी जा रही है, टकराने के बाद इधर वापस जा रही है। तो और सारी बना सकते हैं किरणें, ऐसी ज़रूरी नहीं है कि एक हमने बना दिया तो आप भी एक ही बनाइए। थोड़ा सा देखिए, बनाने में, फिगर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं। तो उत्तल दर्पण जो होता है ना, तो हो गया, जब उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, उभरे हुए तल से जब परावर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से बना देता हूँ, दिमाग से नहीं बनाया। चलिए, अब ये देखना हमको ये है कि अगर किरण इधर से भी आ रही है, किरण यहाँ से भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है किरण, है ना, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आ रही है किरण, इस तरह से आ रही है सारी किरणें। ठीक, तो अब जाएंगी कहाँ ये? टकराने के बाद देखिए थोड़ा सा ऐसे तिरछा है, तो टकराने के बाद इधर तो घूम के आएगी नहीं, जिधर झुकाव रहेगा। अब टकराने के बाद इसमें बताइए, इधर आएगी टकराने के बाद कि टकराने के बाद इधर जाएगी? जिधर झुकाव रहेगा उधर जाएगी ना। तो झुकाव इसमें देखिए इधर की तरफ है, तो ये किरणें इधर 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 भागेंगी, है ना। ये भी किरणें क्या करेंगी, इधर भागेंगी। ये किरणें इधर भागेंगी, ये वाली किरणें इधर भागेंगी। तो उत्तल दर्पण जो होता है, इसमें एक घटना होती है कि सारी किरणें, ऐसा लगता है कि एक ही बिंदु पे जाके मिल रही हो, है ना, एक ही बिंदु पे जाके मिल रही हो।
तो कुछ ऐसे हो जाता है। ये आपका इस तरह से ऐसे। तो जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। इसको कहते हैं मुख्य फोकस। इसी से भी समझ में आएगा, इसको समझे रहेंगे तो समझ में आएगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, है ना। अब चलिए अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में झुकाव देखिए इस तरह से है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर टकराएगी तो इधर जाएगी, उल्टा कैसे भाई, झुकाव इधर है तो इधर आएगी ना। हाँ चलिए, तो ये किरण इधर आ रही है, ये भी इधर आएगी, यहाँ से अगर किरण जाएगी तो ये भी यहीं से जाएगी, ये वाली जाएगी तो ये भी यहीं से जाएगी, यानी कुल मिला जुला के एक बिंदु से जाएगी। थोड़ा सा दूर बन गया है तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं मित्रों। चलिए, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि सारी किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। किससे मिलती हैं? मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। ऐसा नहीं कि मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, मालूम नहीं पड़ती हैं, मालूम तो इसमें पड़ती हैं मेरे भैया। चलिए देखिए, है ना, मालूम उत्तल में पड़ते हैं, अवतल में नहीं, कभी नहीं। गड़बड़ी मत करना, यही सबसे बड़ी बात होती है मुख्य फोकस को समझने में। तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, परिभाषा एक ही लिखेंगे मुख्य फोकस की। लिख लीजिए मुख्य फोकस की परिभाषा। मुख्य फोकस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, एक साथ दोनों की परिभाषा दे सकते हैं। लिखिए, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण पर पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें मुख्य, ये देखिए मुख्य अक्ष है ना, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई, देखिए सारी किरणें समांतर ही चल रही हैं, ये भी समांतर चल रही है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और परावर्तन के बाद, ध्यान से सुनिए, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, एक चीज बच रही है भाई, फोकस दूरी। मुख्य फोकस तो पता हो गया, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, कौन बताएगा? फोकस दूरी, हाँ वही जो समझ रहे हैं, वही हाँ वही। चलिए, फोकस दूरी का मतलब ये है कि ये जो ध्रुव दिख रहा है ना बाबू, ध्रुव, चाहे अवतल दर्पण का ध्रुव हो, ध्रुव को पी से दर्शाते हैं, चाहे उत्तल दर्पण का ध्रुव हो, फोकस को एफ से दर्शाते हैं और ये भी एफ ही है। तो फोकस दूरी क्या होती है? गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, परिभाषा लिखेंगे, दूरी। गोली दर्पण ये है, गोली दर्पण के ध्रुव और गोली दर्पण के मुख्य फोकस के ये जो बीच की दूरी दिख रही है आपको, यही है फोकस दूरी, है ना। चाहे इसके बीच की दूरी हो, इनके बीच की, चाहे इनके बीच की दूरी, दोनों ही फोकस दूरियां हैं। तो लिख ले, परिभाषा लिखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, है ना, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के जो ये बीच की दूरी है, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। चलिए, एक मिनट थोड़ा देख लें एक बार फिर से अपनी वीडियो भाई सही चल रही कि नहीं अपनी। अब हमको ये बताना है आप लोगों को, थोड़ा सा उब तो नहीं रहे हैं, उब रहे हो तो बंद कर दिया जाए। चलिए, मेरे हिसाब से इतना ही आज छोड़ दिया जाए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ओवरलोड हो जाएगा, है ना। चलिए छोड़ देते हैं और थोड़ा मैथ पढ़ लेते हैं। हाँ, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ये आपसे मेरी अनुरोध है, क्योंकि घर पे बहुत सारे बच्चे इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, ताकि वो पढ़ सकें, इसका लाभ उठा सकें, है ना। नई नई वीडियो अभी कोई जानता तो है नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, फिर उनको शेयर करें और लोग लाभ उठाएं, और हम इस मुसीबत में अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, इससे दूर ना जाएं। यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।